एक बार एक ठग जिसका नाम भोंदू लाल था, शहर से लोगों को ठग कर अपने गांव लौट रहा था। ठगा हुआ धन उसकी बैलगाड़ी में रखे एक बोरे में भरा हुआ था। वह बहुत ही प्रसन्न था। तभी उसकी दृष्टि दूर से आते एक व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति भी एक ठग था। उसका नाम उधारी लाल था। वह भोंदू लाल ठग के ही गांव का था। दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित थे, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी थे। उसको देखते ही भोंदू लाल मन ही मन घबराया और सोचने लगा कि अरे, यह तो उधारी लाल ही मालूम पड़ता है। अगर इसे मेरी दौलत की भनक पड़ गई तो यह जरूर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा। उधर उधारी लाल भी उसे पहचान चुका और वह भी कुछ सोच रहा था। वह सोच रहा था, हाँ, यह तो भोंदू लाल है। लगता है शहर से काफी तगड़ा हाथ मार करा रहा है। दोनों के एक दूसरे के निकट पहुंचने पर उधारी लाल बोला, अरे भाई भोंदू लाल, कहाँ से आ रहे हो? लगता है शहर से इस बार काफी तगड़ा हाथ मार कर लाए हो। उसकी बात सुनकर भोंदू लाल को मन ही मन में बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह गुस्सा दिखाए बिना बहुत ही उदास स्वर में बोला, अरे नहीं भाई, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो ठगी का धंधा कब का छोड़ चुका हूँ। आजकल मैंने गल्ले का छोटा मोटा व्यापार शुरू कर लिया है। बस भाई किसी तरह गुजारा कर रहा हूँ। भोंदू लाल की बात सुनकर उधारी लाल मन ही मन मुस्कुराया, फिर उससे सहानुभूति जताते हुए बोला, शायद अनाज को शहर की मंडी में ले जाने के लिए तुमने यह मरियल सी बैलगाड़ी खरीदी है। इस पर भोंदू लाल ने कहा, हाँ भाई, लेकिन आज तो इस मरियल बैलगाड़ी की तरह ही मेरी किस्मत भी खोटी निकली। अनाज की एक ही बोरी लेकर शहर गया था और वह भी नहीं बिकी। उधारी लाल ने कहा, अरे भाई, व्यापार में तो मंदा गरम चलता रहता है, लेकिन यह व्यापार तुमने अच्छा शुरू किया। मैं भी ठगी छोड़कर यही गल्ली का व्यापार करने की सोच रहा हूँ, लेकिन तो तजुर्बा नहीं है, इसीलिए चाहता हूँ कि तुमसे सलाह ले लूं। भोंदू लाल ने इस पर कहा, जरूर जरूर, जब जी चाहे मेरे घर आ जाना। उधारी लाल बोला, ठीक है भाई, अभी तो मैं शहर जा रहा हूँ, वापस लौटकर तुमसे जरूर मिलूंगा। फिर दोनों ने आपस में विदा ली और भोंदू लाल ने अपनी बैलगाड़ी को आगे बढ़ा दिया। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद उधारी लाल पलटा और मन ही मन में बुदबुदाया, मुझे मूर्ख समझता है, नोटों से भरी हुई बोरी को अनाज की बोरी बता रहा है। मैंने भी इसे 2 का पहाड़ा नहीं पढ़ाया तो मेरा नाम उधारी लाल नहीं। मन ही मन उसने एक योजना बनाई। वह भोंदू लाल से आगे निकलने के लिए एक कच्चे रास्ते पर दौड़ा। उसने अपने कंधे पर लटकी हुई पोटली को खोला, उसमें से एक चमचमाती कसीदेदार एक जूती निकालकर सड़क के बीचों बीच रख दी। फिर वह पुनः तेजी के साथ कच्चे रास्ते से होता हुआ आगे दौड़ पड़ा। काफी दूर निकलने के बाद वह पुनः सड़क पर पहुंचा और अपनी पोटली से जोड़ी की दूसरी जूती भी निकालकर सड़क के बीचों बीच रख दिया। उसके बाद वह नजदीक की झाड़ियों में जा छिपा। वह मन ही मन अपनी योजना के बारे में सोच रहा था कि भोंदू लाल को अपनी मरियल बैलगाड़ी से यहाँ से पहले वाली जूती तक पहुँचने में सड़क से लगभग 1 घंटा लग जाएगा, जबकि कच्चे मार्ग से पैदल वहां पहुंचने में
सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। वह समय की बचत और लालच में वहाँ जरूर पैदल ही जाएगा और मैं इतनी देर में उसका माल लेकर रफू चक्कर हो जाऊंगा। थोड़ी देर के बाद भोंदू लाल पहले वाली जूती के पास पहुंचा तो उसे देखता ही रहा। तुरंत बैलगाड़ी से उतरकर उसने जूती उठाई और दूसरी जूते के लिए इधर-उधर नजर दौड़ाने लगा। लेकिन जब उसे दूसरी जूती आसपास कहीं दिखाई न दी तो वह जूती को वहीं पर छोड़कर बैलगाड़ी पर चढ़कर आगे बढ़ गया। लगभग 1 मील आगे बढ़ने पर उसी सड़क के बीचों बीच दूसरी जूती भी चमकती हुई दिखाई दी। उसे देखने के बाद वह मन ही मन सोचने लगा कि अरे यह तो पहले वाली जूती की जोड़ीदार मालूम पड़ती है। मैं भी कितना मूर्ख हूँ। यदि वह जूती भी उठा लाया होता तो अब मेरे पास एक कीमती और सुंदर जरी की काम वाली जूतियों का जोड़ा होता। लेकिन अब यदि मैं इस मरियल बैलगाड़ी पर पहले वाली जूती को लेने जाता हूँ तो कम से कम 1 घंटा लग जाएगा और हो सकता है इसी बीच उस जूती को कोई और उठा ले जाए। परंतु यदि मैं कच्चे मार्ग से दौड़कर जाऊं तो उस स्थान पर पहुंचने में मुझे केवल 10 मिनट ही लगेंगे। सहसा दिमाग में यह विचार आते ही उसने खोजपूर्ण निगाहों से इधर-उधर देखा। उसे कोई दूर-दूर तक दिखाई नहीं दिया। जब उसे इत्मीनान हो गया तो उसने बैलगाड़ी को सड़क के किनारे थोड़ा अंदर ले जाकर एक पेड़ से बांध दिया और पीछे की जूती लाने के लिए कच्चे मार्ग पर दौड़ पड़ा। भोंदू लाल के वहां से जाते ही उधारी लाल झटपट झाड़ियों से बाहर आया और नोटों से भरी हुई बोरी को अपने कंधों पर लाद कर सरपट अपने घर दौड़ गया। घर पहुंचने पर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। फिर जल्दी से अपनी पत्नी से बोला, अब तुम जल्दी से सारे धन को भूसे के ढेर में छुपा दो। मैं बाग के अंधे कुएं में जाकर छिप जाता हूँ। भोंदू आए तो कह देना कि शहर गए हैं और अभी तक लौटे नहीं हैं। पत्नी ने सब कुछ समझकर कहा, ठीक है, तुम किसी बात की चिंता ना करो, मैं संभाल लूंगी। उधर जब भोंदू लाल जूती को लेकर वापस लौटा तो बैलगाड़ी में नोटों से भरी हुई बोरी को गायब देखकर उसे बेहोशी आने लगी। लेकिन जल्दी ही उसने अपने आप को संभाला। उसे समझते देर ना लगी कि यह सारी कस्तानी उस ठग उधारी लाल की ही होगी। फिर वह बैलगाड़ी पर सवार होकर उधारी लाल के घर की ओर चल पड़ा। काफी देर बाद शाम को वह उधारी लाल के घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने उधारी लाल के बारे में उसकी पत्नी से पूछा तो पत्नी ने वही जवाब दिया जो उधारी लाल ने उसे समझाया था। भोंदू लाल को समझते देर ना लगी कि उधारी लाल की पत्नी साफ झूठ बोल रही है। मन ही मन में वह विचार करने लगा कि यह औरत तो साफ झूठ बोल रही है, जरूर वह कहीं छुप गया है। खैर, कब तक छिपेगा, मैं भी पता लगा ही लूंगा। मैंने भी उसे 4 का पहाड़ा ना पढ़ाया तो मेरा नाम भोंदू लाल नहीं। यही सोचता हुआ भोंदू लाल मायूस होकर घर वापस चला गया। उसके बाद भोंदू लाल रोज सवेरे उधारी लाल के घर आता, उसकी पत्नी से उधारी लाल के विषय में पूछता, पर हमेशा उसे एक ही जवाब मिलता, अभी तो वह लौटे नहीं है भैया, और भोंदू लाल निराश होकर वापस लौट जाता। कुछ दिन बीतने के बाद भोंदू लाल ने उधारी लाल की पत्नी पर नजर रखने की ठान ली।
उसने एक दिन देखा कि उधारी लाल की पत्नी हाथ में एक पोटली लेकर कहीं पर जा रही है। भोंदू लाल उसका पीछा करने लगा। भोंदू लाल ने देखा कि वह एक बाग के अंदर प्रवेश कर गई और कुएं की ओर बढ़ने लगी। भोंदू लाल ध्यान से उसे देखने लगा। उसने देखा कि उधारी लाल की पत्नी ने अपनी पोटली को एक रस्सी के सहारे से कुएं में लटका दिया। भोंदू समझ गया कि उधारी उस कुएं में है। उसकी पत्नी उसके लिए पोटली में भजन लेकर आती है। यह सब देखकर भोंदू लाल वापस चला गया। अगले दिन वह योजना बनाकर स्वयं सूखी रोटियां लेकर बाग में उधारी की पत्नी की आने से पहले ही कुएं पर पहुंच गया। फिर उसने भी पोटली को रस्सी के सहारे लटकाया और उधारी की पत्नी की आवाज निकालते हुए बोला, रोटियां ले लो जी। अब क्योंकि वह एक ठग था तो उसके लिए दूसरों की आवाज निकालना ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। उधारी ने तुरंत पोटली रस्सी से खोली, किंतु पोटली में सूखी रोटियां देखकर वह गुस्से से चीख उठा, अरे कमबख्त, आज यह सूखी रोटियां लेकर क्यों आई हो? क्या घर में घी का अकाल पड़ गया है? भोंदू ने तुरंत उसी आवाज में कहा, घी का अकाल तो नहीं पड़ा, लेकिन पैसों का अकाल जरूर पड़ गया है। घर में घी खरीदने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, इसीलिए मैं ऐसी रोटियां लाई हूँ। उधारी हैरान होकर बोला, घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है? अरे भाग्यवान, कहीं तेरी मति तो खराब नहीं हो गई? अभी जो मैं इतना सारा धन कमा कर लाया था उसका क्या हुआ? क्या उस नोटों की बोरी को आग लगा दी? नोटों की बात सुनकर भोंदू लाल की आंखों में चमक आ गई, लेकिन अपनी प्रसन्नता को दबाते हुए उसने उसी आवाज में कहा, वह लेकिन मैं तो भूल गई हूँ कि तुमने वह धन कहाँ पर छुपाया है। तब उधारी ने कहा, अरे भाग्यवान, मेरे कहने पर ही तो तूने उसे भूसे के ढेर में छुपाया था। भोंदू लाल प्रसन्नता से बोला, हाँ अब याद आया, सच में मैं तो उस बरे के बारे में भूल ही गई थी। अच्छा अब मैं जाती हूँ, कल से तुम्हारे लिए घी में चुपड़ी हुई रोटियां लेकर आया करूँगी। यह कहकर भोंदू लाल वहां से खिसक गया। थोड़ी देर बाद उधारी लाल की पत्नी आई और रस्सी लटका कर रोटियां लेने के लिए आवाज देने लगी। अपनी पत्नी की आवाज सुनकर भीतर छिपा हुआ उधारी लाल चौंक पड़ा और बोला, अरे भाग्यवान, आज क्या वास्तव में तेरी याददाश्त कमजोर हो गई है? अभी अभी तो तूने मुझे रोटियां दी है, अब दोबारा क्यों ले आई? पत्नी ने हैरान होते हुए कहा, क्या कहते हो जी, मैं तो पहली बार ही रोटियां लेकर आई हूँ। अगले ही क्षण एक विचार आते ही उधारी लाल ने कहा, जल्दी से मुझे बाहर निकालो। उधारी लाल की पत्नी ने रस्सी खींचकर उसे बाहर निकाला। बाहर निकलते ही उधारी घर की ओर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते उसकी पत्नी ने पूछा, अरे क्या हुआ, कुछ बताओगे भी? उधारी लाल ने कहा, बोलो मत, चुपचाप मेरे पीछे चली आ, मुझे लगता है सब गुड़ गोबर हो गया। घर पहुंचते ही सचमुच उधारी लाल ने अपना माथा पीट लिया। उसकी पत्नी ने आश्चर्य से कहा, हाय, वह नोटों की बोरी कहाँ गई? तब उधारी लाल बोल पड़ा, अरे गई नहीं, बल्कि वह भोंदू का बच्चा हमें गच्चा देकर ले गया। अफसोस तो यह है कि मैं अपने भी कुछ पैसे उसमें रख दिए थे, वह भी चले गए।
और साथ ही साथ मेरी कीमती जूतियां भी इसी चक्कर में चली गई। और इस तरह से एक ठग ने दूसरे ठग से अपना बदला ले लिया।